हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिटरेशन कॉजेज ऑफ द वेराइटीज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। मतलब कि ये जो डिटरेशन कॉजेज होते हैं, इन्हीं की वजह से जेनेटिक प्योरिटी जो होती है किसी वेराइटी की वो लॉस हो जाती है। और हम उनको जो कॉजेज़ हैं उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं फील्ड पे जब हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लॉस होता है जेनेटिक प्योरिटी का, या हम कह सकते हैं कि डिटरेशन कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो आपके सबसे पहले क्या है, जो कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक प्योरिटी के डिटरेशन के, यानी कि लॉस के जेनेटिक प्योरिटी के। डिटरेशन का मतलब होता है कुछ ऑल्टरेशन होना, कुछ उसमें डिक्रीजमेंट होना, मतलब कि उसमें कमी आना। उसकी डिटोरेशन का मतलब है कमी आना, यानी कि जेनेटिक प्योरिटी में कमी आना या जेनेटिक प्योरिटी का लॉस होना। ठीक है। सीड प्रोडक्शन, इनको जो है लिस्ट किया है, जो है साइंटिस्ट है कार्डम, 1942 में इन्होंने इसको लिस्ट किया है जेनेटिक प्योरिटी के लॉस के जो फैक्टर्स हैं। सबसे पहला इन्होंने जो दिया है वो है आपका डेवलपमेंटल वेरिएशन, सेकेंड मैकेनिकल मिक्सचर, म्यूटेशन, देन नेचुरल कॉजेज, माइनर जेनेटिक वेरिएशन, सेलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज, टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडर और इम्प्रॉपर और डिफेक्टिव सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम। तो ये सारे रीज़न है जिनकी वजह से जो जेनेटिक प्योरिटी है किसी भी वैरायटी की, जब हम उसका सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो लॉस हो सकती है। ठीक है, यानी कि जेनेटिक प्योरिटी में आपका डिक्रीमेंट आ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिटोरेशन कहते हैं। तो हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो कॉज है अपना वो है डेवलपमेंटल वेरिएशन। तो बेसिकली डेवलपमेंटल वेरिएशन होता क्या है, आप जब अपने फील्ड पे ग्रो करते हो वैरायटी को, जब वो डेवलप हो रहा है सीड उसका, ठीक है, फ्रॉम जर्मिनेशन टू मेच्योरिटी, ठीक है, तो उसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना। तो अगर आपने अपना जो आपका फील्ड है, आप जो सीड प्रोडक्शन है वो ऐसी जगह पे कर रहे हो जहाँ के लिए वो वैरायटी रिकमेंडेड नहीं है, सपोज़ फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने जो वैरायटी है वो तो आपकी नॉर्थ, जो आपके स्टेट्स है, नॉर्थ रीजन है, उसके लिए रिकमेंडेड है कि जो वैरायटी है उसको आप कहाँ पे ग्रो करो, नॉर्थ रीजन में ग्रो करो। बट आपने उसका सीड प्रोडक्शन जो है आपका साउथ रीजन में आप कर रहे हो उसका सीड प्रोडक्शन उसी सेम वैरायटी का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो एग्रोनॉमिकल कंडीशंस है, वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि वैरायटी को रिकमेंडेड एरिया क्या है, नॉर्थ रीजन है। यानी नॉर्थ रीजन का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन है और साउथ रीजन की, उनमें डिफरेंस होगा। और उन्हीं की वजह से जब आप वहाँ पे अगर सीड प्रोडक्शन लगा दिया आपने, तो डेवलपमेंटल स्टेज में जर्मिनेशन से लेके मैच्योरिटी तक उसमें क्या होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़ेगा। और क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारी वैरायटी के लिए फेवरेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो वो उससे क्या होगा, उसमें कुछ वेरिएशन आने के चांसेस है। यानी कि उसका जो डीएनए है प्लांट का, उस पर कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ वो मॉडिफिकेशन कर सकता है। मतलब देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि वो डेवलपमेंटल स्टेज में उसमें कुछ वेरिएशन आ जाएगा। अब इसमें जो सीड प्रोडक्शन हुआ वो अपनी वैरायटी के ट्रू टू टाइप नहीं है, हमारी वैरायटी से उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया, मान लो कुछ 10-15 सीड में भी डिफरेंस आ गया या 20-50 सीड में भी डिफरेंस आ गया, वो आगे चल के उसमें क्या करेंगे, वेरिएशन कॉज करेंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जब वो आपकी आगे 1-2 जनरेशन बाद वो वेरिएशन आपको बाहर नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो वो कैरेक्टर हमारा चेंज हो सकता है। इन सब वेरिएशंस को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, या तो आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हो किसी डिफरेंट उसमें कंडीशंस में, जैसे कि कुछ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती है, या किसी सॉइल में सलाइन सॉइल है या एल्केलाइन सॉइल है, ठीक है, या डिफरेंट फोटो पीरियड, जैसे हमने बताया डिफरेंट फोटो पीरियड का मतलब है कि डिफरेंट आपके रीजन, जैसे नॉर्थ रीजन में कुछ और फोटो पीरियड होगा, उस टाइम पे फोटो पीरियड होता है आपका जो लाइट का, जो आपका लाइट ड्यूरेशन होती है, जैसे सुबह जब सनराइज होता है और सनसेट तक आपका कितने घंटे का फोटो पीरियड है, वो होता है मतलब सनलाइट कितने घंटे आ रही है, प्लांट को मिल रही है, उसको फोटो पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो हमारी वैरायटी तो रिकमेंडेड थी जो नॉर्थ रीजन का जो फोटो पीरियड है, सपोज 12 आवर है,
ठीक है। बट आप सीड प्रोडक्शन कहाँ कर रहे हो? साउथ रीजन में, जहाँ फोटो पीरियड सपोज कितना है आपका 15 आवर्स है पर डे। ठीक है, तो इसका भी उस पर सीड पे मतलब कि उसकी जेनेटिक प्योरिटी पे असर पड़ेगा। इससे क्या क्या आ जाएगा? जेनेटिक चेंज आने की प्रोबेबिलिटी होती है जब हम वहाँ पे अपना सीड है उसमें जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपका ये आपके मेन रीज़न है डेवलपमेंटल वेरिएशन के। और इसको हम कम करने के लिए डेवलपमेंटल वेरिएशन को क्या करते हैं? इसको वेरिएशन को हम मिनिमाइज़ करने के लिए या अवॉइड करने के लिए हम अपनी वैरायटी का जो सीड प्रोडक्शन है उसको हमेशा जो एडेप्टेबल एरिया है, जिस एरिया के लिए वो वैरायटी रिलीज़ हुई है वहीं पे हम उसको करें। ठीक है। If due to some reason for lack of isolation or avoid soil-borne diseases, it is grown in non-adaptable areas, it should be restricted to 1 or 2 seasons. And the basic seed, that is nucleus seed and breeder seed, should be multiplied in adaptable areas. तो कहने का मतलब है कि अगर कभी आपको ऐसा है कि जो एडेप्टेबल एरियाज़ है, रिकमेंडेड एरियाज़ है, वहाँ आपको मतलब कि उसकी कमी है, आपके पास ज़्यादा लैंड नहीं है। आइसोलेशन का मतलब है कि जब आप मान लो आप मेज़ का सीड प्रोड्यूस करोगे तो आपको 400 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रखना ही है बीच में। तो इतना आपके पास नहीं है एरिया कि आप इतना आइसोलेशन डिस्टेंस भी रख सके बीच में, सीड प्रोड्यूस भी कर सकें। या आपके पास जो सॉयल है, आपकी जो वहाँ पे लैंड है एडेप्टेबल एरियाज़ में, ठीक है, जो रिकमेंडेड एरियाज़ हैं उनमें अगर आपके पास लैंड है उसमें कोई सॉयल बॉर्न डिजीज़ लग गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप नॉन एडेप्टेबल एरियाज़ में भी ग्रो कर सकते हो, अपना सीड प्रोड्यूस कर सकते हो, बट 1 या 2 सीज़न के लिए प्रोड्यूस करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। ठीक है, तो ऐसे हम डेवलपमेंटल वेरिएशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जो सेकेंड आपका रीज़न है वो है मैकेनिकल मिक्सचर, और ये भी सबसे मेन रीज़न है। ठीक है, वन ऑफ द मेन रीज़न है ये कि जिससे आपका सीड है उसकी जेनेटिक प्योरिटी डिटेरियोरेट होती है, जेनेटिक प्योरिटी कम होती है। ठीक है, ये मेजर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है वेराइटीज़ में सीड प्रोडक्शन के, क्योंकि मैकेनिकल मिक्सचर आपके बेसिकली जो भी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं उससे मिक्सचर होने की प्रोबेबिलिटी है। ये आपका सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, प्रोसेसिंग तक, ये किसी भी कंडीशन में मैकेनिकल मिक्सचर हो सकता है। मतलब कि जैसे आपने सीड प्रोड्यूस करा, ये आपके 2 प्लॉट है, इसमें वैरायटी V1 का प्रोड्यूस कर रहे हो, यहाँ पे वैरायटी V2 का प्रोड्यूस कर रहे हो। आपने कुछ मशीनरी यूज़ करी सोइंग पर्पज़ के लिए, आपने उसको प्रॉपर क्लीन नहीं किया मशीनरी को, और उसी मशीनरी से आपने वैरायटी V2 का भी सीड आपने सोइंग कर दी। तो हो सकता है कि जो V1 का कुछ सीड है मशीन के अंदर रह गया हो, जो आपके V2 के साथ जब आपने सीड डाला V2 वैरायटी का मशीन में, तब वो उसके साथ मिक्स हो गया हो, और ये मिक्सचर यहाँ पे अब आपका जो सीड प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ वैरायटी V2 का नहीं होगा, उसमें कुछ मिक्सचर वैरायटी V1 का भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको इन सब तरीके से जो भी मिक्सचर होता है उसको आप मैकेनिकल मिक्सचर कहते हो। सेम हार्वेस्टिंग के टाइम पे हो सकता है कि आपने हार्वेस्टिंग के लिए V1 प्लॉट है, V2 का प्लॉट है, आपने हार्वेस्टिंग के लिए कोई मशीनरी यूज़ करी, अब उसको प्रॉपर क्लीन नहीं किया, सेम मशीनरी से आपने V2 का सीड भी हार्वेस्ट कर दिया। अब जो सीड आप पैक करोगे V2 वैरायटी का, उसमें मिक्सचर होगा वैरायटी V1 का भी। तो ये सारे जो तरीके होते हैं इनको कहते हैं मैकेनिकल मिक्सचर, और ये मेजर सोर्स है जिनसे जेनेटिक प्योरिटी डिटेरियोरेट होती है। सबसे पहले कंटामिनेशन थ्रू फील्ड, जो वॉलंटियर प्लांट्स होते हैं, जब हमने बताया आपको, जब सीड प्रोडक्शन हमने मतलब कि पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि जो आपके फील्ड है वो किसी भी वॉलंटियर प्लांट से फ्री होना चाहिए, किसी भी प्लांट से फ्री होना चाहिए। कैसे? आपने वैरायटी V1 का सीड प्रोड्यूस करा है यहाँ पे, पर पिछले सीज़न से हो सकता है उसमें किसी और वैरायटी का सीड प्रोड्यूस हुआ हो। ठीक है, सम वैरायटी आपका सपोज V5 का सीड यहाँ पे पहले साल प्रोड्यूस हुआ था, उसके कुछ सीड आपके कभी फील्ड में रह जाते हैं कई बार, और वो अब जब सीज़न आएगा उस क्रॉप का वो भी उसके साथ यहाँ पे ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। तो लेकिन ये हमारी वैरायटी V1 के तो नहीं है, ये तो किसी डिफरेंट वैरायटी के हैं। तो इनको बोलते हैं वॉलंटियर प्लांट्स, और इनको भी आइडेंटिफाई करके हमें फील्ड से निकालना पड़ता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग से, फ्लावरिंग से पहले। ठीक है, जो प्लांट में फ्लावर आने लग जाएं उससे पहले ही इनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये अलग प्लांट है, और इनको रिमूव करना होता है। इसको रॉगिंग बोलते हैं।
और इनको वॉलंटियर प्लांट्स को अगर हमने छोड़ दिया, हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो ये कंटामिनेशन करते हैं। सीड ड्रिल्स, ठीक है, अगर हमने सेम सीड ड्रिल को यूज़ करके 2-3 वेराइटीज़ की सोइंग करी, तो अगर हमने प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की तो भी ये आपका मिक्सचर होने की प्रोबेबिलिटी है। कैरिंग 2 डिफरेंट वेराइटीज़ एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, 2 वैरायटी को ग्रो कर रहे हैं हम एक दूसरे के पास या फील्ड पे, तो भी V1 का सीड है, ये V2 की वैरायटी का हम सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भी प्रोबेबिलिटी है कि इनकी मिक्सिंग हो सकती है। एक साथ हमने ट्रांसपोर्ट में इनको रखा है V1 को V2 को, तो भी थोड़ा कुछ ऐसा होता है कि मिक्सिंग होने की प्रोबेबिलिटी है। आपने सही से मार्किंग नहीं की, ठीक है, V1 और V2 की जो आपके कंटेनर होंगे, तभी भी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें मिक्सचर हो जाएगा। थ्रेशिंग फ्लोर अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसी वैरायटी के लिए और उनका थोड़ा बहुत मिक्सचर हो सकता है, कंबाइनर और थ्रेशर के थ्रू हो सकता है, बैग सीड बिन के थ्रू हो सकता है, सीड प्रोसेसिंग के थ्रू भी आपका मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। इन सब को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, जो वॉलंटियर प्लांट्स है उनकी रॉगिंग करनी है, ठीक है। फील्ड पे आप उनको रॉगिंग करोगे, रॉगिंग का मतलब होता है उनको रिमूव करना रूट के साथ। जो भी वॉलंटियर प्लांट है, डिजीज़ प्लांट है, ऑफ टाइप प्लांट्स है, उनको हमने फील्ड से क्या करना है, उनको निकाल देना है विद रूट फ्लावरिंग से पहले, ठीक है। तो आप ये आपका मैकेनिकल मिक्सचर को अवॉइड कर सकते हो, इस कंटामिनेशन को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि जब आप उसको हार्वेस्टिंग करोगे तो तब तो वो अपने आपके जो भी हार्वेस्टर यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, वो तो सबको हार्वेस्ट कर लेगा एक साथ, इसीलिए इनको वॉलंटियर प्लांट्स को ऑफ टाइप्स को हमें रोक आउट करना ज़रूरी है, ठीक है। जो आपके सीड प्रोडक्शन हमें केयरफुल करना है, जो भी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर क्लीन करना है। जब भी हम कैरी कर रहे हैं अपनी 2 डिफरेंट वेराइटीज़ के सीड को, उसकी प्रॉपर जो भी कंटेनर्स हैं उनकी प्रॉपर लेबलिंग करनी है कि ये दिस वैरायटी का सीड है और ये दैट वैरायटी का सीड है, ठीक है। जो भी कंबाइनर थ्रेशर आप यूज़ करें उनकी क्लीनिंग करनी है। बैग्स और सीड बिन उनको मतलब कि उनमें कोई होल्स नहीं होने चाहिए और वो आपके प्रॉपरली टैग होने चाहिए, ठीक है। सीड प्रोसेसिंग के दौरान आपको सीड को अलग अलग रखना है और आपने जब अगर आप जो थ्रेशिंग फ्लोर है, फॉर एग्जांपल आप पहले वैरायटी V1 का कर रहे हैं तो उसको फिर उसके बाद प्रॉपर क्लीन करेंगे, उसके बाद आप अपनी वैरायटी V2 का शुरू करेंगे। तो मैकेनिकल मिक्सचर को अवॉइड करना भी आपका केयरफुल आप मैनेजमेंट से उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी ये मेन सोर्स है कंटामिनेशन का, बिकॉज उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो जाती है। तो थर्ड जो आपका है वो है आपका म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, जो म्यूटेशन खुद ही होते हैं क्रॉप में, जैसे आपने फील्ड पे लगा दिया अपना सीड प्रोडक्शन के दौरान, तो किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, कोई अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से या तो किसी केमिकल की वजह से उसमें कुछ चेंज आ सकते हैं, जेनेटिक चेंज आ सकते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं जिनको। बट जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, जो खुद ही नेचर में होते हैं, जिनको हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 10⁻⁻7 है। तो बेसिकली वो डिटेक्टेबल नहीं होते हैं, अगर हो भी जाता है या कई बार वो खुद ही रिवर्स हो जाते हैं, सही हो जाते हैं फिर से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के नहीं है। बट कभी कभी हो जाता है, जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाते हैं जो विजिबल होते हैं, मतलब कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन म्यूटेट हो गया। सपोज़ ये प्लांट पॉपुलेशन है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट जीन था, सर्वाइवल का जीन था फॉर एग्जांपल, तो इन प्लांट्स में वही म्यूटेट हो गया, तो नेक्स्ट जनरेशन में इनका जो भी सीड है वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो आपका जर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये विजिबल होते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। कभी जाके अगर होगा तो भी बहुत सारी जनरेशन के बाद ये विजिबल होते हैं। इफ़ एनी प्लांट विद विजिबल डिफरेंस और म्यूटेशन आर ऑब्जर्व, दे शुड बी रिमूव्ड बाय रॉगिंग। बट इन केस आपको दिख रहा है कि प्लांट में कोई मॉडिफिकेशन आ गया, सपोज लीफ के कलर को लेके म्यूटेशन आ गया, आपकी जो प्लांट थे, आपकी हमारी जो वैरायटी V1 थी उसका डार्क ग्रीन कलर का जो है लीफ कलर था, बट इसमें म्यूटेशन होके जो येलोइश ग्रीन है सपोज़ वो हो गया, तो आपको दिख जाएगा फील्ड पे। आप इसको रोग आउट कर दीजिए, इसकी रोगिंग कर दीजिए, इसको निकाल दीजिए फ्लावरिंग से पहले ही, तो इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जो अगर वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप्स में कोई म्यूटेशन है तो उसमें
क्या है, उसको स्टॉक को आप एलिमिनेट कर सकते हो, तब आपको वो उससे आप छुटकारा मिल जाएगा जो भी म्यूटेशन है। देन नेचुरल क्रॉसिंग, नेचुरल क्रॉसिंग आपका एक दूसरा मतलब कि ये भी एक कंटामिनेशन का सोर्स है, डिटेरियोरेशन ऑफ द वैरायटी का ये भी सोर्स है। और ये जो है, जो आपकी क्रॉस फर्टिलाइज यानी कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं या ओफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं, ये उनमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड और ओफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। ठीक है, ये आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में नहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन आपका मेजर होता है, क्योंकि 98% से भी ज़्यादा उनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो वहाँ पे नेचुरल क्रॉसिंग नहीं मिलेगी। नेचुरल क्रॉसिंग का मतलब है हमारी वैरायटी है ये, इस वैरायटी का जो है, सपोज़ ये फील्ड पे लगी हुई है वैरायटी V1 और पास में ही कोई और वैरायटी है V2, ठीक है, वहाँ पे आपकी दूसरी वैरायटी लगी हुई है। तो इनके अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है V2 से V1 में, V1 से V2 में, अगर आपने प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया है। दूसरा, अगर जो क्रॉप है उसमें आपके सपोज़ ये होता है, जो आपके इंसेक्ट होते हैं उनसे पॉलिनेशन होता है। सपोज़ ये हमारी क्रॉप है जिसमें आपका हनी बी से पॉलिनेशन होता है, तो हनी बी तो ट्रैवल कर सकती है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो वो अपने साथ पॉलन भी लेके आएगी दूसरी वैरायटी का, जिसको नेचुरल क्रॉसिंग, बट ये कंटामिनेशन हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या है, अगर वैरायटी V1 है तो इसमें वैरायटी V1 से ही पॉलिनेशन होना चाहिए, अगर वैरायटी V2 है इसमें इसी से पॉलिनेशन होना चाहिए। अगर V2 में V1 से हो रहा है तो दैट मीन्स जो सीड बनेगा वो V1 और V2 का क्रॉस होगा, फिर जो यहाँ पे सीड बनेगा, और उसमें दोनों के जीन होंगे, सिर्फ वैरायटी V2 के जीन नहीं होंगे, वैरायटी V1 के जीन भी उसमें होंगे। तो ऐसे करके ये हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल क्रॉसिंग होगी। नेचुरल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि नेचुरली नेचर में एक दूसरे के साथ वो प्लांट क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप और ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया है, दो आपके सीड प्लॉट के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर आपने रिकमेंडेड है जो वो मेंटेन नहीं किया है, तो ये हो सकती है नेचुरल क्रॉसिंग। और अगर नेचुरल क्रॉसिंग आपकी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स के साथ हो सकती है, डिजीज़ प्लांट के साथ में हो सकती है, ऑफ टाइप प्लांट्स के साथ में हो सकती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो फील्ड है आपका, आपने सपोज़ V1 वैरायटी लगाई है, बट इसमें कुछ वॉलंटियर प्लांट्स भी हैं जो पिछले साल से ग्रो हो गए हैं। पिछले साल आपने इसमें सपोज़ वैरायटी V5 लगाई थी, तो इसमें क्या है, कुछ प्लांट्स आपके V5 के ग्रो हो गए हैं जिनका सीड रह गया होगा हार्वेस्टिंग के टाइम पे फील्ड पे। तो अब ये तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो ये V1 के हैं प्लांट और आपके ये V2 के, ये V5 के प्लांट हैं, पिछले साल से वॉलंटियर प्लांट ग्रो हो गए हैं, इनके बीच में भी क्रॉसिंग हो सकती है। तो आपका जो सीड है वो V1 का सीड प्योर नहीं होगा, जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसमें कंटामिनेशन हो जाएगा V5 के सीड से भी, तो यहाँ से आपके जीन ट्रांसफ़र हो जाएंगे नेचुरल क्रॉसिंग के थ्रू। तो अकॉर्डिंग टू बेटमैन 1947, द एक्सटेंट ऑफ जेनेटिक कंटामिनेशन इन सीड फील्ड ड्यू टू नेचुरल क्रॉसिंग डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो वो कह रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं कि कितना आपका जेनेटिक कंटामिनेशन हो रहा है फील्ड पे नेचुरल क्रॉसिंग के थ्रू। सबसे पहला है ब्रीडिंग सिस्टम ऑफ द स्पीशीज़, मतलब कि वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। अगर जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो जो एक्सटेंट होगा, मतलब कि जो नेचुरल क्रॉसिंग का लेवल होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे मेज़ हो गई है ना, आपका जो है बाजरा हो गया या सॉरगम हो गया, तो ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। इनमें आपको जो आपका ब्रीडिंग सिस्टम है वो क्रॉस पॉलिनेशन है, तो यहाँ पे जो नेचुरल क्रॉसिंग का लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन रखना है दो सीड फील्ड के बीच में। अगर आप यहाँ पे वैरायटी V1 ग्रो कर रहे हो, सीड प्रोड्यूस कर रहे हो वैरायटी V1 का, यहाँ पे V2 का, तो आपको इनके बीच में प्रॉपर जो भी रिकमेंडेड आइसोलेशन डिस्टेंस है, जैसे मेज़ के केस में क्या है 400 मीटर है, तो आप इसको
मेंटेन करोगे। ठीक है, आइसोलेशन डिस्टेंस हमने बता दिया मेन है कि आपने उसको करा है फॉलो या नहीं करा है, उस पर भी डिपेंड करता है। पॉलिनेटिंग एजेंट पे डिपेंड करता है। सपोज़ कोई क्रॉप है जिसमें एयर के थ्रू होता है, ठीक है, हवा से पॉलिनेशन होता है, तो अगर मान लो कभी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल गई, ठीक है, तो पॉलन ट्रैवल कर सकता है लंबी दूरी, तो तभी भी कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। द एक्सटेंट ऑफ जेनेटिक कंटामिनेशन इन सीड फील्ड ड्यू टू नेचुरल क्रॉसिंग विद अनडिजायरेबल और टाइप्स डिजीज प्लांट्स एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो। तो हमने बता दिया कि डायरेक्शन क्या है विंड फ्लो की और कितनी इंटेंसिटी है विंड फ्लो की, उससे भी हमारा कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। और ये नेचुरल क्रॉसिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है, आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा कि क्रॉप में पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, ठीक है, उसमें हवा के थ्रू होता है या उसमें आपका इंसेक्ट के थ्रू होता है, तो उसी बेसिस पे हमें उसका प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना है। देन माइनर जेनेटिक वेरिएशन एंड सेलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज़, ये दो और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा क्या है, डिटेरियोरेशन होता है वैरायटी का ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन। कई बार क्या होता है कि जब हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत माइनर जेनेटिक चेंजेस आते रहते हैं, जिनको हम क्या है, हमें वो डिटेक्टेबल नहीं होते, दिखते नहीं हैं, क्योंकि वो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं या हमारे इतने इंपॉर्टेंस के नहीं होते, या तो बाहर फिनोटाइप में नज़र नहीं आते हैं वो जेनेटिक चेंजेस, बट विद टाइम वो क्या हो सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं, मतलब इकट्ठे हो सकते हैं और फिर हमें डिटेक्ट हो सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशन कॉज कर सकते हैं वैरायटी में। बट इन जनरल वो हमारे इतने इम्पोर्टेंस के नहीं हैं। छोटे मोटे मान लो चेंज आ गए, ठीक है, आप अपना वैरायटी का सीड प्रोडक्शन कर रहे थे, तो उसमें कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें कुछ थोड़ा बहुत जेनेटिक चेंज आ गया जो डिटेक्टेबल नहीं है, हमें वही चेंज दिखेंगे जो बाहर से दिखने में प्लांट में हमें ऑब्जर्व हों, ठीक है, हमें एकदम से अलग नज़र आए। बट अगर कुछ छोटा चेंज आया है, माइनर जेनेटिक वेरिएशन है, वो हमें डिटेक्ट नहीं होगा, तो वो इतने हमें उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट इनको जो है हमारे ये भी माइनर जेनेटिक वेरिएशन भी ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंटामिनेशन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं थ्रू नेचुरल क्रॉसिंग एंड ऑल, एंड पॉलिनेटिंग एजेंट भी वहाँ पे हमारे क्या करते हैं, डेटेरियोरेशन कॉज करते हैं। तो इनको बस जो आपका प्रॉपर टेस्टिंग के थ्रू ही इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं माइनर जेनेटिक वेरिएशन को। हमें देखना पड़ेगा कि जो ब्रीडर सीड है, न्यूक्लियस सीड है हमारा, वो उनका जो है हमारी पीरियोडिक टेस्टिंग हो। पीरियोडिक टेस्टिंग का मतलब है कि टाइम टू टाइम हम टेस्ट करते रहें कि जो हमारा सीड प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारा सीड है, उसमें कोई छोटा माइनर सा जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं है। देन सेलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज़, इसमें क्या है कि अगर आपने रॉगिंग नहीं की है तो आपका जो डिजीज़ प्लांट है उससे हमारे जो हेल्दी प्लांट है उनका क्या हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है, ठीक है। जो भी मेजर डिजीज़ होते हैं, मेजर पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं प्लांट्स के, उनके लिए प्रॉपर हम टेस्टिंग करते हैं, उनके लिए हम देखते हैं कि हमारा जो सीड फील्ड है उन सब डिजीज़ से फ्री होना चाहिए, ठीक है। और जो सॉयल है, जो हमारी लैंड है जहाँ पे हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो आपकी किसी भी जो सॉयल बॉर्न पैथोजन है उनसे फ्री होनी चाहिए। जैसे आपका जो सीड एंड सॉयल बॉर्न डिजीज़ हैं, जैसे ईयरगोट ऑफ बाजरा है, स्मट ऑफ बाजरा है, बंट ऑफ व्हीट है, ये हमारे कुछ हम हर एक क्रॉप की जो है डिजीज़ आइडेंटिफाइड है, जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है उस पर्टिकुलर क्रॉप की, और फील्ड हमारा उनसे फ्री होना चाहिए, या जो सीड है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, उस सीड बॉर्न डिजीज़ से फ्री होना चाहिए। तो मतलब कि आप अगर ऐसे ही हेल्दी सीड लोगे सीड प्रोडक्शन के लिए, आपको सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करना है, तो जो फाउंडेशन सीड है उसमें कोई भी सीड जो है डिजीज्ड नहीं होना चाहिए, वो सारे सीड हेल्दी होने चाहिए, प्लस जो लैंड यूज़ कर रहे हो वो जितने भी सॉयल बॉर्न पैथोजन है उनसे फ्री होनी चाहिए। देन एक और आपका जो है आपका जो रीज़न है जो वैरायटी है विद टाइम उनमें डिफेक्ट आने का, वो है टेक्निक ऑफ द प्लांट ब्रीडर। कई बार क्या होता है ना कि मान लो कोई प्रेशर है कि हमें जल्दी वैरायटी चाहिए एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए, ये पर्टिकुलर मान लो नॉर्थ रीजन है
यहाँ पे जो भी वेराइटीज़ थी उस पर्टिकुलर क्रॉप की वो किसी डिजीज़ से ससेप्टेबल हो गई, तो हमें एक रेजिस्टेंट वेराइटी हमें बहुत जल्दी चाहिए फॉर एग्जांपल। तो कई बार हमारी प्री मैच्योर रिलीज़ हो जाती है कि मान लो हमने क्या किया, हमने क्रॉस बनाया दो पेरेंट्स के बीच में, हमें यहाँ पे F1 मिला, ठीक है, हमने इसको सेल पॉलिनेशन करके इसको F2 बनाया, तो हमने इसको F3 F4 में ही हमने इसको देख लिया कि ये अच्छे हैं वे प्लांट्स, यूनिफॉर्म भी लग रहे हैं, बाहर से दिखने पे आपको सारे प्लांट यूनिफॉर्म लग रहे हैं और इनकी ईल्ड भी अच्छी है और हमें इनमें डिजीज़ रेजिस्टेंस भी है। तो हम F5 F6 तक हम नहीं जाते, कई बार हम उसको सीधे उसके ट्रायल करके प्रेलिमिनरी ईल्ड ट्रायल कर लिया, मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल कर लिया, वहाँ पे भी इसने अच्छा परफॉर्म किया और इसको हमने रिलीज़ कर दिया। बट कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ जेनेटिक वेरिएशन रह जाते हैं, बाहर से दिखने पे तो हमें सारे प्लांट उसके यूनिफॉर्म लगते हैं, बट कई बार कुछ जेनेटिक वेरिएशन रह जाते हैं जो इन विद टाइम जब आप 2-3 बार उसका सीड प्रोडक्शन कर लोगे तो प्लांट में आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे कि अब वेरिएशन आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से भी आपके कई बार आपके क्या आ सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशन आ सकते हैं, तो वैरायटी आपकी डिटेरियोरेट हो जाएगी, वैरायटी में जेनेटिक प्योरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये भी आपका एक रीज़न हो सकता है कई बार जो वैरायटी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपका प्रॉपर कोई भी जब आप मेथड यूज़ कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग में उसको यूज़ करके ही वैरायटी प्रोड्यूस होती है, जितने उसमें रिकमेंडेड साल होते हैं आपको सेल्फिंग करनी है, क्रॉसिंग करनी है, वो हम करते हैं। बट कुछ टाइम उसमें क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उसमें डिटेरियोरेशन आ जाए, तो इसको अवॉइड करने का यही तरीका है कि जो भी रिकमेंडेड टाइम है कि आपको इतने साल अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है किसी वैरायटी में, इतने साल सिलेक्शन करना है वैरायटी प्रोडक्शन के टाइम पे, मतलब वैरायटी डेवलपमेंट के टाइम पे आप उसको आप उसको फॉलो करके उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर और डिफेक्टिव सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम, कई बार क्या होता है कि सीड प्रोडक्शन के टाइम पे मान लो जो सीड इंस्पेक्टर आया है उतना ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, या जो टेस्टिंग है वो सही से नहीं हुई है और आपको सर्टिफिकेट मिल गया, बट वहाँ पे कोई वेरिएशन ऑलरेडी अवेलेबल मतलब था वेरिएशन, बट वो डिटेक्ट नहीं किया सीड सर्टिफिकेशन के टाइम पे और आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो नेक्स्ट जनरेशन में जब भी वो सीड प्रोड्यूस होगा उसमें वो वेरिएशन रहेगा। तो इसको भी बस यही है कि जो सीड प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करना चाहिए, तो कोई भी वेरिएशन आपका डिटेक्ट हो जाए पहले ही और वो आगे जो हमारी सीड चेन है उसमें ना जाए। तो ये सारे आपके रीज़न थे जेनेटिक डिटेरियोरेशन के, जेनेटिक जो आपकी प्योरिटी होती है उसके लॉस के, और हमने साथ साथ डिस्कस किया कि हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम जो आपका है सीड जो है आपका उसको जेनेटिकली प्योर बना सकते हैं।